डिस्कस करेंगे मध्य भारत प्लेटू के विषय में और हम वो तमाम जानकारियाँ डिस्कस करेंगे जो मध्य भारत प्लेटू की ज्योग्राफी से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज ब्रूक की सीरीज़ में और ये सीरीज़ आपके साथ लेकर आया हूँ मैं मोहित चौबे। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, कंटेंट डिलीवरी ठीक लग रही होगी और कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करते हुए जाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिल सके। जितने भी लेक्चर्स आपको यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं वो करंट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। आप इसके अलावा संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से संबंधित यूनिट 10 जो MPPSC प्री के लिए महत्वपूर्ण है और फिलहाल ही उसको हाईलाइट किया गया है जिससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप इसके साथ उसको भी देख सकते हैं। साथ ही तमाम लेक्चर्स के PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं मध्य भारत प्लेटू के साथ। सबसे पहले जोग्राफिकल डिवीजन्स हमने देखे थे, जिसमें हमने 3 जोग्राफिकल डिवीजन्स मध्य प्रदेश के देखे थे। एक था सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा सतपुड़ा माइकल रेंज, तीसरा था ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू। मध्य भारत प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। हम यहाँ पे इसका मध्य प्रदेश में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में इसका भूभाग आता है, उसका हम एक छवि यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य भारत प्लेटू इस तरीके से है और इसकी जो लगभग एरिया है वो है 32,896 किलोमीटर स्क्वायर और जो कि 10.68% मध्य प्रदेश के हिस्से को कवर करता है। सेंट्रल हाईलैंड्स हमने देखा था कि सेंट्रल हाईलैंड का ये पूरा भूभाग सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और इसी का हिस्सा है मध्य भारत प्लेटू। बात करते हैं मध्य भारत प्लेटू जनरल इंट्रोडक्शन। मध्य भारत प्लेटू को अगर हम विस्तार से जानें तो जितना मध्य प्रदेश में है उससे कहीं ज़्यादा इसका विस्तार है, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। तो बात करते हैं कि मध्य भारत जिसे मालवा संघ के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिम मध्य भारत में एक भारतीय राज्य था। इसको पहले यह मालवा संघ हुआ करता था, मालवा से जोड़ के इसे पढ़ा जाता था। तो कई बार मालवा संघ, अगर मालवा प्लेटू बोलें तो मालवा है और अगर मालवा संघ बोलें तो मालवा के साथ मध्य भारत प्लेटू को जोड़ के देखा जाता था। जैसे 28 मई 1948 को 25 रियासतों से बनाया गया था, मतलब 25 रियासतों को जोड़कर 28 मई 1948 को मालवा संघ का निर्माण हुआ था, जो 1947 तक मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा रहा, जिसका जीवाजी राव सिंधिया इसके राज प्रमुख थे। ये तो कुछ हिस्टोरिकल जानकारियाँ हो गई। बात करते हैं संघ क्षेत्र, मतलब जो टोटल मालवा संघ का क्षेत्र था वो 46,478 वर्ग मील, जो कि 1,20,380 किलोमीटर स्क्वायर लगभग होता है। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यह दक्षिण पश्चिम में बॉम्बे, मतलब वर्तमान महाराष्ट्र, वर्तमान गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश और विंध्य प्रदेश और दक्षिण में भोपाल राज्य और मध्य प्रदेश से घिरा था। आबादी ज़्यादातर हिंदू और हिंदी भाषी थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य के साथ मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। तो क्योंकि ये मध्य भारत प्लेटू बाकी तमाम मध्य भारत जो संघ है उससे जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझना जरूरी था कि इसका पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ और वर्तमान में यह मध्य प्रदेश का हिस्सा कैसे बना, तो ये उसकी छोटी सी कहानी थी। मध्य भारत स्टेट वॉज सिचुएटेड इन द मध्य भारत प्लेटू, जो मध्य भारत स्टेट था, मतलब मध्य भारत राज्य, मध्य भारत पठार वर्तमान में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश राज्य और मध्य राजस्थान के अधिकांश भाग में स्थित था। तो हमने ये देखें तो जो वर्तमान जो मध्य भारत पठार है ये मध्य प्रदेश में ही तो है ही, कुछ भाग इसका राजस्थान में भी जाता है। अब देखते हैं कि यह पठार घिरा हुआ है भारत गंगा का जो मैदान है, इंडो गैंगटिक प्लेन है, यह उत्तर से घिरा हुआ है। बुंदेलखंड पूर्व से घिरा हुआ है, मालवे के पठार दक्षिण से घिरा हुआ है और पूर्वीय राजस्थान उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से जो वर्तमान मध्य भारत प्लेटू है उसको हम समझ सकते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों से किस तरीके से घिरा हुआ है।
बात करते हैं कि मध्य भारत के पठार के आधारभूत तल में बेसाल्ट है। मध्य भारत के पठार में मतलब जो बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई जिसको हम अगर फीट में मापें तो 1650 फीट, अन्यथा 500 मीटर, और ढलान जो है 1990 फीट जो कि 300 मीटर से दक्षिण में 990 फीट या मतलब 300 मीटर है। मतलब ये तो कुछ डाटा हो गया, इसमें कुछ आपको फेरबदल मिल सकता है। जहां आपको 500 मीटर है वो आपको 450 से 600 मीटर के करीब की टोटल ऊंचाई का जो डिफरेंस है या एक रफ स्केच है वो मिल सकता है। मुख्य नदियां तो देखें कि चंबल नदी विंध्य रेंज के उत्तरी इलाकों में बहती है। उसके बाद मिट्टी काली है, बेसाल्ट है तो काली मिट्टी होना बिल्कुल है। और क्योंकि चंबल नदी अपने साथ कुछ आच्छादन लेके वहाँ बहती है तो जलोढ़ मृदा का भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे संचय मिलता है। बाणगंगा, कुमारी, सिंध, पार्वती और काली सिंध अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। पठार पर सावन, दक्षिण में नम पर्णपाती वन, देखो सवाना घास के मैदान जैसा कुछ घास के मैदानों को कहते हैं, तो सवाना ऑन द प्लेट्यू, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इन द साउथ एंड द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इन द नॉर्थ विथ सम टीक आर कॉमन। यहाँ पे हमने देखा कि नम पर्णपाती वन है, उत्तर में जो हैं आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन मिल जाएंगे, और जो सागौन है उसकी भी बहुतायत काफ़ी मात्रा में है। अब सागौन भी आपको मध्य प्रदेश में काफ़ी सागौन मिल जाता है और काफ़ी जगह पे आपको छोटे बड़े जंगल कहीं विरल कहीं सघन मिल जाते हैं सागौन से संबंधित। मध्य भारत प्लेटू को हम अच्छे से गौर से दर्शन करते हैं कि मध्य भारत प्लेटू अब है क्या। तो ऑल्सो कॉल्ड चंबल, जो चंबल जोन है ये वाला आप समझ सकते हैं, चंबल नदी बहती है और यही आपको चंबल डिवीज़न भी मिल जाएगा, और चंबल की कुछ आपको परियोजनाएं और सिंचाई तंत्र भी यहाँ पे मिल जाएंगे। लोकेशन नॉर्थन पार्ट एडजॉइनिंग यूपी एंड राजस्थान, ये आप देखो नॉर्थ पार्ट में है मध्य प्रदेश के, और यहाँ एक तरफ से राजस्थान एक तरफ से यूपी को ये टच करता है। अगर हम वर्तमान मध्य भारत प्लेटू, हम मध्य भारत संघ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मध्य भारत प्लेटू की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपको डॉटेड दिख रहा है, ये सडेड एरिया, जो कि ये 32,996 किलोमीटर स्क्वायर मध्य प्रदेश के अंदर, और जो लगभग 10.68% ऑफ मध्य प्रदेश है। यह 24 डिग्री नॉर्थ से 26 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूड्स, मतलब ये आप समझ सकते हैं ये आड़ी रेखा हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो 24 डिग्री से 26 डिग्री तक इसका लैटिट्यूड्स हैं, और अगर लॉन्गिट्यूड्स जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो 74 डिग्री 50 मिनट ईस्ट से लेके 79 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक इनका लॉन्गिट्यूडल विस्तार है। कंपोजिशन की बात करें तो विंध्यन रॉक्स हैं, कडप्पा रॉक्स हैं, जो सॉइल है नीज एल्यूवियल डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं, बेसाल्टिक रॉक्स भी यहाँ पे मिलती हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, मुरैना, सीहोर, भिंड, पार्ट ऑफ शिवपुरी, जितने भी ये ग्वालियर और चंबल संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ये मध्य भारत प्लेटू का हिस्सा हैं। यहाँ पे आपको मंदसौर, नीमच का भी हिस्सा मिल जाता है। बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो कैलारस एंड डबरा फ्रॉम शुगर मिल्स, यहाँ पे शुगर मिल्स के लिए कैलारस और डबरा इस क्षेत्र से फेमस है। शिवपुरी एंड बामूर फॉर कत्था इंडस्ट्री, यहाँ पे कत्था या कैश्यू इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। कत्था जो हम पान के साथ लगाकर पान खाने में यूज़ करते हैं, वो इंडस्ट्री यहाँ पे आपको शिवपुरी और बामूर में मिल सकती है। ग्वालियर बिस्किट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, सिंथेटिक फाइबर के लिए फेमस है, चाइना के लिए ग्वालियर में काफ़ी प्रोडक्शन होता है, और लेदर इंडस्ट्री भी इसी एरिया में मिलता है। बात करते हैं अन्य फैक्ट्स की, तो एवरेज हाइट जो इस क्षेत्र की है वो 300 से 500, हमने देखा था कहीं 600 बताया था कहीं, तो हाइट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, अन्य डिफरेंट आधारों पर हाइट को डिफाइन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि यह समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊपर है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो हमने देख ही ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं उनमें हो जाएगा चंबल, कून और सिंध। एवरेज रेनफॉल ये आपको 75 से 125 या 75 से 100 के आसपास भी कहीं लिखा मिल सकता है। मोटे तौर पे हम इसको 100 से 125 ले सकते हैं। 100 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल साल भर में यहाँ हो जाती है। टेम्परेचर समर के सीज़न में हमें 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है, और विंटर सीज़न में ये 10 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है। सॉइल की बात करें तो एल्यूवियल सॉइल है, द सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर चंबल, तो चंबल के जो गली एरोजन करती है,
जो अवनाली का अपर्दन चंबल नदी करती है, उसके साथ ये एल्यूवियल सॉइल का भी यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। ट्राइब्स की बात करें तो सहरिया ट्राइब्स जो मध्य प्रदेश की 3 मुख्य पिछड़ी ट्राइब्स हैं, भारिया, सहरिया, आगरिया, तो सॉरी आगरिया मैंने गलती से बोल दिया, तो उनमें से एक सहरिया ट्राइब जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ पे माधव नेशनल पार्क है, घाटी गांव सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, फिर करेरा सेंचुरी है और चंबल सेंचुरी इन शिवपुरी। तो जिसमें से आपको यहाँ पे कुछ पक्षियों के संरक्षण के लिए सेंचुरीज़ मिल जाएंगी, कुछ घड़ियाल सेंचुरीज़ मिल जाएंगी जैसे कि चंबल सेंचुरी हो गया। तो इस तरीके से यहाँ का टूरिज़्म भी काफ़ी अच्छा फ्लरिश्ड है। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जो हैं शुष्क पर्णपाती वन हैं, और थॉर्नी डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं। उसके बाद मेन प्रोडक्ट हैं इसके खैर, बबूल एंड करौंदा। जो इस क्षेत्र के मुख्य उत्पाद हैं वो हैं खैल, बबूल और करौंदा। मिनरल्स की बात करें तो चाइना क्रे, लाइमस्टोन, बडिंग स्टोन, मार्बल्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है और इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। तो यह तमाम जानकारी थी हमारे मध्य भारत प्लेटू के विषय में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी इंटरेस्टिंग लगी होगी, साथ में आपके ज्ञान को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इस संबंधित वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, अनुरोध है कृपया ज्वाइन करें। साथ ही प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड also press the bell icon, and your suggestions are always welcome here. Thank you so much. Have a nice day.